Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. This video is for the students of CFAP 3 SPM. अभी जो टाइम चल रहा है, स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम. कुछ लोगों की लीव्स स्टार्ट होने वाली होंगी, कुछ की हो चुकी होंगी, कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे कि किस तरीके से अपने पेपर्स को लेके चलना है. एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर नॉर्मली स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी रहती है. CFAP 3 SPM के हवाले से इस पॉइंट इन टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो आपको इस एग्जाम के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है. व्हाट इज द एग्जैक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या तरीका कार होगा, किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है, सवालात को सॉल्व करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है. उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से मुझे जो है वो आप लोगों तक पहुंचानी थी. थोड़ी सी वीडियो हमारी डिटेल्ड होगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो CFAP 3 प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक इससे इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा. इसको हम दो तीन पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. एक, वो स्किल्स जो इस एग्ज़ाम के लिए हमारे अंदर ज़रूरी होने चाहिए, उन्हें प्रिपरेशन करते वक्त किस तरीके से बिल्डअप करना है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हमारी प्रिपरेशन की अप्रोच क्या होगी, बोथ विद द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम देने से पहले क्या तरीका कार होना चाहिए, एग्ज़ाम देते वक्त क्या तरीका कार होना चाहिए, फिलहाल जो प्रिपरेशन वगैरह हमारी हो रही है उसमें क्या तरीका कार होना चाहिए. ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप सब जानते हैं कि CFAP 3 SPM स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एग्जाम प्राइमरली बिजनेस मैनेजमेंट के स्किल्स के बारे में बात करता है. अगर मैं ये बात करूं कि वो कौन से स्किल्स हैं या वो कौन सी ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं जो एक CFAP 3 के स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, तो वो कुछ इस तरह से हैं हमारे पास. वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी हमें बेसिकली यहाँ पर जो है वो जरूरत पड़ेगी. सबसे पहली चीज आती है कमर्शियल एक्यूमेन. कमर्शियल एक्यूमेन से मतलब है हमारा यहाँ पे बिजनेस सेंस. CFAP 3 SPM के स्टूडेंट्स का चीजों को लेके बिजनेस सेंस बेशक इंट्रोडक्टरी लेवल पे जरूर स्टैब्लिश हुआ होना चाहिए. आप SPM की तैयारी करते हुए क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक की रीडिंग कर ली, दो चार सवाल उठा लिए, सॉल्व कर लिया. बुक की रीडिंग करते वक्त वो सेंस नहीं डेवलप करते कि यार यहाँ पे जो बात की जा रही है उसकी वजह क्या है, वो क्यों की जा रही है, वो बिजनेस पे कैसे अप्लाई होती है. अगर आप हमारा IQ का CFAP 3 SPM का कोर्स देखेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स को जब मैंने पढ़ाया है, साथ साथ हर जगह पे अगर हम कहीं डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो मैंने हमेशा प्रैक्टिकल कंपनीज की एग्जाम्पल दी है. हमेशा एग्जाम्पल्स दे के समझाया कि इसका मतलब क्या है और ये बिजनेस में अप्लाई होता कैसे है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों अप्लाई होता है, इस स्ट्रैटेजी से क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये पूरा एक कमर्शियल एक्यूमेंट डेवलप करना पड़ता है CFAP 3 की प्रिपरेशन को करते वक्त. इसे रीड ना करें, सिर्फ और सिर्फ रीड करते वक्त समझें कि ये बात कह क्या रहा है और ये कंपनी में अप्लाई कैसे होगा. अब आप तो स्टूडेंट्स हैं आर्टिकलशिप वाले, और वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकली ऑडिट्स करते हैं, कंपनीज में जाते हैं, कंपनीज में जाके अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से कंपनीज अपने ऑपरेशंस को रन कर रही हैं और अपनी चीज़ों को जो है वो लेके चल रही हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे सेल कर रही हैं. आपके सामने एग्जाम्पल्स होंगी, कोई कंपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में होगी, कोई सीमेंट इंडस्ट्री में होगी, कोई स्टील में होगी, कोई प्लास्टिक वगैरह बनाती होगी, कोई FMCG सेक्टर में होगी, कोई सर्विसेज में होगी. हर कंपनी के अपने डायनेमिक्स है, हर कंपनी का अपना तरीका कार है बिजनेस चीजों को जो है वो अप्लाई करने का, और मेथड्स और मेथोडोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज बनाने का. हमने स्टडी टेक्स्ट को पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे सतही तौर पे नहीं पढ़ना है, वो एक्यूमेंट डेवलप करना है कि भाई ये जो टर्म, ये टर्मिनोलॉजी, ये जो नाम मेरे सामने आया है, ये जो जार्गन मेरे सामने आया है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और ये अप्लाई कब होता है. एक कंपनी के लिए BCG मैट्रिक्स अगर हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो स्टार प्रोडक्ट होते क्या है, कैश काउ क्या होते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड का क्या हल होता है, डॉग्स और क्वेश्चन मार्क्स को किस तरीके से आगे ले जाके जो है वो हल करना होता है, ये सारी चीजें बहरहाल हमने कमर्शियल एक्यूमेन के पर्सपेक्टिव से समझनी है, उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. चीजों के नाम सिर्फ नहीं पढ़ लेने, उनके रिलेशनशिप्स. यहाँ पे देखिएगा हमारी अप्रोच प्रेपरेशन की सिर्फ उनके नाम पढ़ने की नहीं होगी, बल्कि उनके रिलेशनशिप्स को समझने की होगी. relationship of each terminology with the company, with the company. अब मिसाल के तौर पे अगर आप हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर किसी कंपनी की बात करते हैं और कोई स्ट्रैटेजी वहां पे आपको देखनी है, तो आप देखें भाई खाड़ी किस तरह कॉम्पीट कर रहा है, जे डॉट किस तरह कर रहा है, और उसको सोचते हुए, समझते हुए इन ब्रांड्स को जो आपके डेली यूज में है, डेली इस्तेमाल में है, डेली बेसिस पे आप देखते हैं, इन ब्रांड्स को जहन में लाकर सोचेंगे यार ये किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं.
ये किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या बनता है इनके बिजनेस मॉडल के साथ, इनकी कंपनी के साथ, कंपनी एज वेल एज बिजनेस मॉडल के साथ। अब C53 SPM के अंदर होता ही है, अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करके टेक्स्ट को, सवाल को लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, यू हैव टू डीप डाइव अ लिटिल बिट ऑफ इट। थोड़ा सा आपको डीप डाइव करना होगा, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहाँ पे किस स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, किस तरह की कंपनी के लिए रेलिवेंट होगी, सुटेबल होगी, और किस तरीके से हमें इसको सवालात के अंदर फिर अप्लाई करने के लिए अपना जहन जो है वो दौड़ाना होगा। कमर्शियल एक्यूमेन के बाद यहाँ पर आ जाती है बात कॉम्प्रिहेंशन। सर कॉम्प्रिहेंशन से क्या मतलब है? रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। मैं जब एक टेक्स्ट को पढ़ता हूँ या एक सवाल को पढ़ता हूँ, एक सवाल की सिचुएशन को पढ़ता हूँ, सिनेरियो को पढ़ता हूँ, बुक के किसी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, तो मैं कितना जल्दी, कितना तेजी से उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूँ, कितना अच्छे से मुझे उसका बैकग्राउंड समझ में आ जाता है, मेरी कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है, मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है उस चीज को लेकर। ये तब होगा जब आप पढ़ते हुए, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं C53 के सब्जेक्ट को या उसकी किताब को या उसके टेक्स्ट को, आप पढ़ते हुए अपने आप से बार बार पूछेंगे मुझे यहाँ क्या समझ आया, इस जुमले से क्या मतलब है, इस पैराग्राफ से क्या मतलब है। अगर आप लूज माइंडेड होके, ध्यान कहीं और है, किसी और सब्जेक्ट की टेंशन है, और आप बस रस्मी तौर पे रात को 10 से 12 के स्लॉट में इसकी थोड़ी बहुत रीडिंग कर रहे हैं कि यार ये रीड करके प्रिपेयर हो जाएगा, जैसा कि अमूमन स्टूडेंट्स करते हैं, तो आपकी रीडिंग तो अच्छी हो जाएगी। स्टडी टेक्स्ट है, मेरी किताब है, किसी और की किताब है, आप 1 2 3 बार 4 बार पढ़ तो लेंगे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। फिर जब उससे मिलकर सिचुएशन एग्जाम में आएगी तो हम सोचेंगे अरे यार यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्या लगेगा कंपनी, हमें यही समझ नहीं आएगा कि सवाल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, चेंज के पर्सपेक्टिव से किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या सवाल में डिटेल पूछी गई है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास मेन स्किल्स में बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप होना चाहिए। इसको पढ़ते वक्त हम कंपनी से उसे कॉन्स्टेंटली लिंक करें, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कंपनीज किस तरीके से अप्लाई करती हैं, ताकि हम सवाल में अप्लाई करने के काबिल हों। हमारी रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिर थोड़ा सा एक जहनी स्केप्टिसिज्म। अब बहुत सारे लोग इसको सुन के कहेंगे कि सर ये तो ऑडिट में होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की हम बात करते हैं वहां पे, SPM में कैसे हो गया? देखो SPM में स्केप्टिसिज्म का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप सिचुएशन को एनालाइज करते वक्त ये सोचेंगे यहाँ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या ये कंपनी को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये बात जिस तरीके से फला CFO कह रहे हैं, सवाल में अक्सर होता है सिनेरियो में कोई CFO कोई बात कर रहा होता है, कोई फाइनेंस मैनेजर कोई बात कर रहा होता है, तो हमने देखना होता है कि यार क्या वाकई ये जो बात कर रहा है ये प्रैक्टिकली समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। एथिक्स के एरिया में फिर लेट्स से 10 15 नंबर का एथिक्स का एरिया, आपको वहां पे थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म वहां पर जो है वो काम आता है। आप चीजों को चैलेंज करते हैं कि जैसे लिखी हुई है हमें वैसे ही समझनी है, या थोड़ा सा हमें चैलेंज करके, थोड़ा डीप डाइव करके समझना है कि यार यहाँ पे जो बात की जा रही है इसका कोई और मतलब भी निकल सकता है। लेकिन स्केप्टिसिज्म का ये मतलब नहीं है, स्केप्टिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि भाई जो एग्जामिनर ने लिखा है वैसा है ही नहीं, या क्या आप इतना आसान जो है वो पूछ ही नहीं सकता, आप जबरदस्ती उसको मुश्किल बना रहे हैं, जबरदस्ती उसके अंदर चीजें अज्यूम कर रहे हैं। स्केप्टिसिज्म नॉर्मल लेवल पे, क्या आप सवालों की अजम्पशंस को जो है वो चैलेंज कर सकें, या उसके ऊपर थोड़ा सा डीप लर्न कर सकें, डीप थॉट अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ पे मतलब होगा क्या एग्जामिनर का। जबरदस्ती चीजों को मुश्किल नहीं बनाना है, चीजों को ऐसे नहीं करना है कि बस ये आसान तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल बात छुपी हुई होगी। फिर आता है हमारा पॉइंट एनालिसिस का। एनालिसिस और इवैल्यूएशन को हम साथ में ले लेते हैं। चीजों को एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, समझना कि एग्जामिनर ने जो नंबर्स दिए, एक एरिया आपका C53 के अंदर मेजर एरिया परफॉर्मेंस मेजरमेंट का भी है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर हम नंबर्स को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद वहां पर रेशियोज की हेल्प से ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। हमें इवैल्यूएट करना होगा। सर इवैल्यूएट करना, एनालाइज करने से क्या मतलब है? एनालाइज करने से मतलब है कि इन नंबर्स का मतलब क्या है, ये क्या मैसेज हमें दे रहे हैं। एनालाइज करने पर हम हमेशा क्या ढूंढते हैं? हम मैसेज ढूंढते हैं कि भाई ये स्टोरी हमें क्या पता चल रही है, यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिल रहा है। और फिर इवैल्यूएट करना होता है हमें इन द सेंस कि व्हाट इज राइट, रॉन्ग और मिसिंग। क्या यहाँ पे सही हो रहा है, क्या यहाँ पे गलत हो रहा है, और क्या चीज ऐसी है जो यहाँ पर मिसिंग है। किताब आपने पढ़ ली, अच्छे से पैराग्राफ्स आपने पढ़ लिए, लेकिन जब आप सवालात को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे IQ के पोर्टल के ऊपर, C53 SPM के पोर्टल के ऊपर कोई तकरीबन 70 80 केस स्टडीज पड़ी हुई है, जिसके अंदर हमने पूरी इंटायर कॉन्सेप्ट को जो है वो टेस्ट किया। अगर आप एथिक्स वगैरह मिला लेंगे तो 90+ की स्टडीज हैं जो तकरीबन आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद है। और उसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि 2 2 4 4 नंबर का एक पैराग्राफ का सवाल, 12 12 15 15 20 20 नंबर के सवाल ACC SBL के, ICW के,
आई कैप की पुरानी किताबों के, इन सब के सवालात वहां पे जो है वो मौजूद है। और हमने कॉन्स्टेंटली चीजों को वहां इवेल्युएट किया, सही क्या है, गलत क्या है, कंपनी को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। इवेल्युएशन के अंदर ये होता है कि आप एक न्यूट्रल माइंडसेट से सोचते हैं कि यहाँ सही हो रहा है या गलत। आप बायस्ड नहीं होते, आप पहले से ये नहीं सोचते कि नहीं यार ये कंपनी ठीक ही कर रही होगी। आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके ये देखते हैं कि यार यहाँ पे सही क्या था, गलत क्या था, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट थियरीज। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस एग्जाम। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मुझे समझ सब कुछ आ गया, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैं उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, मैं ड्राफ्ट करके कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। अगर आप सही से ड्राफ्ट नहीं कर सकते, आप अपने जुमलों को, अपनी बातों को, अपनी चीजों को सही से बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, तो बहरहाल फिर कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर को कभी भी समझ में नहीं आएगा कि आपको ये लिखना आता था या नहीं आता था, आपको ये कॉन्सेप्ट पता था या नहीं पता था। सर ये सोलली सोलली जो चीज इंप्रूव होती है वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अलॉट, ओनली प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आपने लिख के क्वेश्चंस को लिखा होगा, फिर उसके बाद उन्हें सॉल्यूशन से कंपेयर किया होगा, अपनी गलतियों को एनालाइज किया होगा, देखा होगा क्या गलतियां यहाँ पे आपकी निकल रही हैं, उतनी आपकी कम्युनिकेशन ड्राफ्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। कम्युनिकेशन से मुराद हमारी यहाँ पर होती है कि भाई हम बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करें, कंप्लीट बात करें, कॉन्क्रीट बात करें। वही जो हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, किसी जमाने में आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, ये सारी बातें यहाँ पे आ जाती हैं। और जैसे ही आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आप टू द पॉइंट, अच्छी गुफ्तगू के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ, अच्छे जुमलों के साथ अपनी बात को बयान करना, बताना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट आप अपने इस तरह के आंसर्स को ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, योर आंसर्स बिकम प्रोफेशनल, ये आंसर्स आपके प्रोफेशनल होते चले जाते हैं। तो हमारी हायरार्की क्या हुई, पढ़ते वक्त हमने कमर्शियल एक्यूमेन का ध्यान रखना है, हमने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमने समझना है कि इसके पीछे बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कंपनीज कैसे इनसे फायदा उठाएंगी, कब, किस वक्त, किस सिचुएशन में, कैसी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए। हमने पढ़ते हुए क्वेश्चन करना है, हमेशा अपने आप से पूछना है द वाई फैक्टर, ये बात यहाँ पे क्यों की जा रही है। देखें, वाई बिहाइंड ईच रिस्पॉन्स, ये बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है। कमर्शियल एक्यूमेन हमने डेवलप करना है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जितनी हमारी रीडिंग की हैबिट होगी, अच्छा हमने रीड किया होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। हमने थोड़ा सा स्केप्टिकल होकर सोचना है, हर बात जिस तरह से लिखी हुई है वैसे नहीं है, थोड़ा बिटवीन द लाइंस रीड करना है, लेकिन जबरदस्ती चीजों को मुश्किल नहीं बनाना। हमने चीजों को एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, क्या मैसेज मिल रहा है, क्या स्टोरी पता चल रही है, क्या बात पता चल रही है हमें, नंबर्स को, रेशियोज को अंडरस्टैंड करके सही गलत की इवेल्युएशन करनी है कि यहाँ कंपनी को करना क्या चाहिए, और फिर अपने आंसर्स को प्रोफेशनली ड्राफ्ट करके प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है। अच्छी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे तरीके से रीड करना है। जितना हम डेप्थ में जाएंगे, चीजों के कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी कैसे उसे अप्लाई करेगी ये समझने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग का और प्रिपरेशन का लेवल अच्छा होगा। फिर प्रिपेयर करते वक्त हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपने चीजों के नाम पढ़ने, उनके रिलेशनशिप्स को समझना है, हर टर्म। देखिए, अगर मैं एसपीएम की बात करूँ ना, तो कुल मिला के कोई 100 टर्म्स होंगी जो पूरे एसपीएम के एग्जाम के अंदर आपके पास आ रही हूँ। आप अपनी किताब को, बुक को देखें, आपकी बुक में कोई 100 बड़ी टर्म्स होंगी जिनमें पूरा एसपीएम 100% कवर्ड होगा। इनको अपने पास एक समरी में लिख लें। मैंने तकरीबन इस 400-500 पेज की किताब जो एसपीएम की, इसकी 40 पेजर समरी बनाई है। उस 40 पेज के अंदर एंटायरली ये पूरी समरी जो है वो आपकी कवर हो रही है, और सारी चीजें इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। आप उस समरी को गो थ्रू करें। जैसे ही आप उस समरी को गो थ्रू करेंगे, इंशाल्लाह ताला मेरे पास एक अक्सर मैं स्टूडेंट से गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो शेयर करता हूँ, जिसके ऊपर एसपीएम की किताब, समरीज वगैरह की सॉफ्ट कॉपीज पढ़ी हैं। आप मुझे भी बोलिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे तो। लेकिन उसके अंदर, उस समरी के अंदर तमाम बड़ी बड़ी टर्म्स के मीनिंग्स और डिस्कशंस और रिलेशनशिप्स वहां पर मौजूद है। अगर हमने इन 100 टर्म्स को समझ लिया, हमें इनकी रिलेशनशिप समझ में आ गई, तो हमें एसपीएम का पूरा जॉनरा, पूरा एक आउटलाइन हमें जो है वो समझ में आ जाएगी। फिर हमारे पास हर आंसर के लिए रीजन होना चाहिए। हम कोई बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वाई फैक्टर क्या है, वाई बिहाइंड ईच रिस्पॉन्स, रीजन फॉर आवर आंसर्स। लिखते वक्त हमने अपने आप से क्वेश्चन करना है कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, वाई आर वी राइटिंग दिस आउट, क्या इसकी जगह कोई और रिस्पॉन्स हो सकता था, क्या कोई और बात हम यहाँ पर कर सकते थे, क्या कोई और रिस्पॉन्स आ सकता था। अगर एक कंपनी कंपटीशन में है तो वो कंपटीशन के लिए क्या करे, प्रोडक्ट की फीचर्स बढ़ाए, अपनी प्राइस कम करने के लिए अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करे,
अगर कोई प्रोडक्ट स्टार प्रोडक्ट है तो उसको मजीद उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए क्या करे, अगर कोई कैश काउ है, कोई प्रोडक्ट प्रॉब्लम चाइल्ड डॉग, इसी तरीके से स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर लाइसेंसिंग क्या यहाँ करना सही रहेगा, फ्रेंचाइजिंग करना सही रहेगा, क्या हमें जेवी बनानी चाहिए, क्या हमें जो है वो कोलैबोरेट करना चाहिए, पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, क्या एक बेहतर तरीकाकार यहाँ पे होगा। हमेशा अपने आप से हमने पूछना है द वाई फैक्टर, हमेशा हमने अपने आप से पूछना है कि भाई इसको लिखने के पीछे हमारा रीजन क्या है, और फिर जितना हो सकता है हमें क्वेश्चंस को यहाँ पे ड्राफ्ट करने की बहरहाल जो है वो जरूरत है। अच्छा, एक दफा आपने ड्राफ्ट कर लिया क्वेश्चन को, उसके बाद अपनी अपनी कंपैरिजन किया सॉल्यूशंस के साथ, अब अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करने के बाद इनको सेपरेटली कहीं पर नोट डाउन कर। कहने का मकसद अपनी मिस्टेक्स का एक लॉग मेंटेन करें। मेरी आदत थी जो रजिस्टर के ऊपर या एक्सेल के ऊपर जहां पे भी आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते वक्त मेरी आदत ये होती थी कि जो मार्जिन होती थी पेपर की, उस मार्जिन के आसपास कहीं कॉर्नर में मैं अपनी मिस्टेक्स लिख लिया करता था। तो आप कॉर्नर में कहीं पर अपर साइड पे कहीं पर अपनी मिस्टेक्स को लिख लें, और एग्जाम से पहले अपनी इन मिस्टेक्स को लाजमी एक दफा देखें, 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, 4 दफा देखें। जब आप एग्जाम में वो सवाल कर रहे होंगे या उस तरह का सवाल कर रहे होंगे, आई कैन गारंटी यू इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपको अपनी मिस्टेक याद आएगी। आपको याद आएगा कि जी फला चीज मैंने एक जगह पे लिखी थी, मुझे ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आप एग्जाम में उसको इंशाल्लाह ताला रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम हमेशा एसपीएम का एक प्रॉपर प्लान के तहत जो है वो किया जाता है। प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, रीडिंग टाइम में मैंने क्या करना है, बाद में मैंने क्या करना है। इसके मैं आपको छोटा सा एक टिप बता देता हूँ। आपको एग्जाम पेपर मिला, बजाय इसके कि आप 100% इसको पढ़ें, आप सबकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करें, सबकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करें। आप देख लें हर क्वेश्चन की सेपरेटली मेरे पास रिक्वायरमेंट्स क्या मौजूद, क्या क्या उसने जो है वो पूछा हुआ है। हर सवाल के अंदर आपने रिक्वायरमेंट्स को देख लिया, रिक्वायरमेंट्स को आपने देखा, रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद आप देखें आपका सबसे आसान एरिया कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारी टिप है वो है कॉन्कर द इजियर पार्ट फर्स्ट, द इजियर पार्ट फर्स्ट। आपने रिक्वायरमेंट्स को देखा, आपको अंदाजा हुआ कि यार इसने यहाँ पे ना एक जगह पे इसने हमारे पास जो है वो फ्रेंचाइजिंग के बारे में पूछा है, मुझे फ्रेंचाइजिंग बड़ी अच्छी आती है। या इसने एक जगह पे जो है वो हमसे पूछा है कि कैपेबिलिटी एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस के अंदर इसने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पूछी है। मैंने इसका सवाल अटेम्प्ट किया था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना आती है, मुझे लेक्चर भी याद है। मैं सबसे पहले इसको पिक करता हूँ। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पिक करें और उसके बैकग्राउंड को स्कैन करना शुरू करें, उस सवाल को पढ़ें, देखें उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, और ब्रेनस्टॉर्म करें कि इसमें आपका आंसर होना कैसा चाहिए। काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि सर अगर हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो एग्जाम में हमारा टाइम जाया होगा। भाई टाइम जाया नहीं होता, इससे टाइम बचता है। सवाल एक दफा आप लिखना शुरू कर देते हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ये घर पे भी प्रैक्टिस करते वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बीच में सोचते हैं अब अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, अब इसके बाद वाला पॉइंट क्या होना चाहिए। नहीं, प्रॉपर्ली एक दफा ब्रेनस्टॉर्म कर लें। अगर 10 नंबर का सवाल है, 5 पॉइंट्स आपको वहां पे लिखने, मोटे मोटे 5 पॉइंट्स लिख लें पेंसिल से। 2 सवा 2 मिनट का आपका टाइम लगेगा। 10 मिनट का सवाल करने के लिए आपके पास 18 से 20 मिनट का टाइम होता है। आप 2 सवा 2 3 मिनट के अंदर अपने आंसर को प्लान कर लें। एक दफा आपने प्लानिंग अच्छी कर ली अपने आंसर की, फिर इंशाल्लाह ताला आप सुकून से उसको जॉट डाउन कर लेंगे, उसको ड्राफ्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आपको टेंशन नहीं होगी कि अब आपको मजीद पॉइंट्स के ऊपर सोचना है। 2 3 4 मिनट के अंदर आपने उसके ऊपर सोच लिया, और सोचने के बाद आपने उसके पॉइंटर्स को जो है वो लिख लिया। इससे ये होता है कि इसकी एक मिसाल बड़ी अच्छी है कि इसे लकड़ी काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है, सॉ। तो जब आप प्लानिंग करते हैं बेसिकली यू आर बेसिकली शार्पनिंग द सॉ। आप उस आरी की धार जो है वो पहले से तेज कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो लकड़ी जो है वो कट जाए, तो इससे टाइम जाया नहीं होता, इससे आंसर जल्दी और बेहतर तरीके से प्लान हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सबकी रिक्वायरमेंट्स को देखनी है। घर में भी आप 3 घंटे का मॉक प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का सामने रखें, 3 घंटे का टाइमर लगाएं और एक मॉक के तरीके से उसको प्रैक्टिस करें। सारे सवालों की रिक्वायरमेंट्स देखें, सबसे इजियर पार्ट सबसे पहले उठाएं, उसका बैकग्राउंड पढ़ें, स्कैन करें, अपनी रिक्वायरमेंट देखें अच्छे से कि आपसे क्या मांगा जा रहा है। रिक्वायरमेंट देखें अच्छे से कि वहां पे क्या मांगा जा रहा है। आइडेंटिफाई कह रहा है, लिस्ट कह रहा है, इवेल्युएट कह रहा है, एक्सप्लेन कह रहा है, डिस्कस कह रहा है, जस्टिफाई कह रहा है, क्या कह रहा है। आपने उस रिक्वायरमेंट को इवेल्युएट करके समझ के फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको कोरिलेट किया कि भाई जो मैं बात सोच रहा हूँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा, और फिर आपने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे जो है वो ड्राफ्ट किया। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसमें तो बड़ा वक्त लग जाएगा, तो इसीलिए तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना है, इसीलिए तो आज प्रेपरेशन के वक्त इसकी आदत बनानी है। ऐसा नहीं करना कि भाई प्रेपरेशन के बाद एग्जाम में पहली दफा आप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करें, नहीं। ये प्रेपरेशन के टाइम पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये अप्रोच आपकी प्रेपरेशन के टाइम पे होनी चाहिए।
आपको हमेशा आदत और रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू करने की, सवाल के बैकग्राउंड को अच्छे से पढ़ने की, आंसर को ब्रेनस्टॉर्म करने की, ब्रेनस्टॉर्म करके पॉइंटर्स लिखने की, और फिर उसके बाद अपना फाइनल ड्राफ्ट रिस्पॉन्स बनाने की। जब आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस घर पे बहुत दफा कर चुके होंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला एग्जाम के अंदर इतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन अ नटशेल, रीडिंग बड़ी अच्छी तरीके से करनी है, कमर्शियल एक्यूमेंट डेवलप करना है चीजों का, रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करना है सिनेरियोज को, बहुत सारी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, रिक्वायरमेंट्स को देखते वक्त, प्लानिंग करते वक्त, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते वक्त, पॉइंटर्स बनाते वक्त, फिर उसके बाद लिखते वक्त, और अपनी मिस्टेक्स को सेपरेटली एक जगह पर लिखकर हाईलाइट करके जॉट डाउन करके रखना है, ताकि हम काफी हद तक अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें कि हमारी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमेशा होती आई। हमें उन मिस्टेक्स को दोबारा से एग्जाम में नहीं करना है जो हम घर पे एक दफा कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहना है, पेपर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इंशाल्लाह ताला हम पहली दफा नहीं, हम आखिरी दफा इस एग्जाम को पढ़ रहे हैं। कोई पहली अटेम्प्ट दे रहा है वो भी इस तरह पढ़े कि मैं आखिरी दफा इस पेपर को पढ़ रहा हूँ, कोई दूसरी दफा पढ़ रहा है वो भी ऐसे पढ़े कि मैं आखिरी दफा इस एग्जाम को पढ़ रहा हूँ। रीडिंग करते वक्त अंडरस्टैंडिंग, बार बार अपने आप से पूछे वाई, क्यों ऐसा, कंपनी क्यों इस तरह से करती है, क्यों ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की जाती है, क्यों ऐसा होता है। सवालात के अंदर अपने आंसर्स को क्वेश्चन करें, क्या यही रिस्पॉन्स बनता है, क्या कोई और बन सकता है। जितना टाइम आपको प्रिपरेशन के टाइम पे लेना है आपने, जितना वक्त लगाना है आप लगाएं। एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आप इतने तेज हो चुके होंगे कि आपका ना वक्त जाया होगा, ना कोई इस तरीके से आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आपने इस तरीके से एसपीएम की प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्टर, अपनी ड्राफ्टिंग, अपने नोट्स, ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से जो है वो मेंटेन करना है। अच्छे से टर्मिनोलॉजीज को, समरीज को गो थ्रू करना है, आपने उनके मतलब को समझना है, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है और ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्टिंग करनी है। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह ताला इसकी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगी। और इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप चीज़ ऐसी पूछना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप एसपीएम के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जो पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं इसका लिंक भी आ रहा होगा, आप उसके अंदर ज्वाइन करके वहां पे भी सवाल पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझसे गूगल ड्राइव का लिंक अगर चाहें तो ले सकते हैं, उसके ऊपर समरीज, किताबें, क्वेश्चन आंसर, सिनेरियोज, ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है वो पड़ी हुई, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना दूं। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। Very best of luck from my side for your preparation, for your study time जो अभी शुरू हो चुका है और आप सभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़।